दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी, अध्याय 138, खंड 4, रिक्रूट भर्ती भाग 2। बापू लिखते हैं कि मैंने रिक्रूट भर्ती के लिए एक पत्रिका निकाली थी। ये जो रिक्रूट भर्ती ये क्या है कि जब उस समय विश्व महायुद्ध चालू था और हम अंग्रेज़ों के अधीन थे, हमारा कोई अलग अस्तित्व नहीं था। नागरिकता हमारी उस समय ब्रिटिश इंडियन के नाम से हम जाने जाते थे। तो इसलिए युद्ध में सरकार को सहायता करने के लिए रिक्रूट भर्ती करनी थी। तो इसलिए ये रिक्रूट भर्ती की जवाबदारी बापू के ऊपर दी गई थी। उसमें भर्ती के लिए आने वाले जो उसमें भर्ती के लिए आए, उन आने वालों के लिए एक युक्तिवाद था जो कमिश्नर को अच्छा नहीं लगा। उसका सारांश था, ब्रिटिश राज में जो उच्च पद होते थे उन पे सब गोरे लोग हुआ करते थे, जैसे कमिश्नर वगैरह हो गए, ऑफिसर हो गए, और जो बाकी के जो कारकुन थे वही सब भारतीय रहते थे, बाकी अधिकारी लोग सब ब्रिटिश रहते थे। तो उन्होंने पत्र लिखा था, उसका सारांश उन्होंने दिया है। ब्रिटिश राज्य ने अनेक गलत काम किए हैं। उसमें प्रजा को निशस्त्र बनाने के कायदे को इतिहास काला कायदा ठहराएगा। इस कायदे को रद्द करना हो और शस्त्र चलाना सीखना हो तो यह एक स्वर्ण अवसर है। सरकार के संकट काल में मदद करने के लिए सरकार खुश होगी और जिसको शस्त्र धारण करना होगा वो खुशी से धारण कर सकेगा। इसी के बारे में कमिश्नर को कहना पड़ा कि मुझ में और उनमें मतभेद होने पर भी उन्हें मेरा सभा में जाना अच्छा लगा और मुझे भी मेरे मत का समर्थन उतनी सौम्य भाषा में करना पड़ा। ऊपर जिस पत्र का उल्लेख किया गया है उसका सारांश निम्नलिखित है। युद्ध परिषद में हाजिर रहने का मुझे संकोच हो रहा था, जो आपसे मिलकर दूर हुआ। उसका एक कारण ऐसा था कि आपके बारे में मुझे आदर है। मेरे ना आने के कारणों में एक प्रमुख कारण था कि परिषद में लोकमान्य तिलक, डॉक्टर एनी बेसेंट और अली बंधुओं को नहीं बुलाया गया था। उनको मैं बड़ा शक्तिमान नेता समझता हूँ। मुझे लगता है कि उन्हें ना बुलाकर सरकार ने गंभीर चूक की है और मुझे यह बताना होगा कि आगे जो परिषद होगी उनमें इन्हें बुलाया जाए, ऐसा मेरा नम्र अभिप्राय है। उन्हें बुलाया जाए, ऐसा मेरा नम्र अभिप्राय है कि कोई भी सत्ता ऐसे महान नेताओं की अवगणना करके नहीं चल सकती और फिर उनके और सरकार के बीच चाहे कितने भी मतभेद हों। इसलिए मैं अन्य कमेटियों में भाग नहीं ले सका। यदि सरकार को मेरी सूचना मान्य होगी, इसमें बहुत सख्त भाषा में बापू ने कहा है कि यदि सरकार को मेरी सूचना मान्य होगी तो मैं दूसरे दिन से ही मैंने जिस काम के लिए समर्थन दिया है उसे शुरू कर दूंगा, ऐसा मेरा विचार है। जिस साम्राज्य के भविष्य काल में पूर्ण समान भागीदार होने की हमें आशा लगती है, उस साम्राज्य को सर्वशक्ति से संकट के समय मदद करना हमारा धर्म था। पर मुझे ये भी बताना चाहिए, उसमें ऐसी आशा भी निहित है कि ऐसी मदद करने पर हमें हमारे उद्देश्य जल्दी ही हासिल करते आएंगे। इसलिए लोगों को ऐसी अपेक्षा करने का अधिकार है कि जो सुधार शीघ्र होंगे, ऐसी आशा अपने भाषण में दर्शाइए। उस सुधार में राष्ट्रीय सभा और मुस्लिम लीग की प्रमुख मांगों का समावेश होगा। यदि मेरे कहने के अनुसार चलता तो मैंने ऐसे समय होम रूल इत्यादि का नाम भी नहीं लिया होता।
किंतु साम्राज्य के संकट के समय में उनके संरक्षणार्थ मदद करने की सलाह दी होती। ऐसा करने से ही हम साम्राज्य के सर्वश्रेष्ठ और आदरणीय समान भागीदार बन सकेंगे और जाति, रंग, देश इत्यादि के भेद मिटा सकेंगे। पर सुशिक्षित वर्ग ने इसमें कम परिणाम कारक मार्ग स्वीकारा है। जनमानस में उनका प्रभाव अधिक है। मैंने जैसे ही हिंदुस्तान के में कदम रखा तभी से सामान्य लोगों से निकट संबंध में आता रहा हूँ और मैं अपने आप को सूचित करना चाहता हूँ कि होम रूल की उत्कंठा उनमें प्रवेश कर चुकी है और होम रूल के बिना उनका समाधान नहीं होगा। और होम रूल को प्राप्त करने के लिए और उसके लिए कितने संकट सहन करने होंगे यह भी उन्हें समझता था। इसलिए साम्राज्य के जितने स्वयंसेवक देना संभव होगा वो हमारा कर्तव्य हो। फिर भी पैसे की मदद के बारे में ये न्याय लागू नहीं होता। लोगों की स्थिति मालूम होने पर मैं बताता हूँ कि हिंदुस्तान ने जो मदद की है वो उसकी शक्ति से अधिक है। मुझे इतना समझता है कि सभा में जिन्होंने समर्थन दिया है उन्होंने समय पड़ने पर आत्म बलिदान करने का भी निश्चय किया है। पर हमारी स्थिति अत्यंत चमत्कारिक है। हम किसी एक पीढ़ी के भागीदार नहीं हैं। हमारी मदद की नींव भविष्यकाल की आशा पर रची हुई है और इस आशा को स्पष्ट करके बताना आवश्यक है। मुझे सौदा नहीं करना है, लेकिन मुझे इतना बता देना चाहिए कि उस आशा की निराशा हुई तो भी साम्राज्य के बारे में हमारी धारणा भ्रामक सिद्ध होगी। घर के झगड़े भुला दें, ऐसा हमने सुझाया है। उसका अर्थ यदि ऐसा हो कि जुल्म और अमलदार के अन्याय सहन करो तो ऐसा होना संभव नहीं है। घर के झगड़े भुला दे, ऐसा हमने सुझाव दिया है। उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि अमलदार के जुल्म और अन्याय सहन करो। यदि ऐसा है तो ये संभव नहीं है। सरकार के संगठित जुल्म के विरुद्ध सारी ताकत में लड़ना, सरकार के संगठित जुल्म के विरुद्ध सारी ताकत से लड़ना मैं अपना धर्म समझता हूँ। इसीलिए हमने ही अमलदार को बताना चाहिए कि उन्होंने एक भी जीवन की अवहेलना नहीं करनी चाहिए और लोकमत का सम्मान करना चाहिए। चंपारण में सैकड़ों वर्षों तक से चल रहा जुल्म का प्रतिकार करके ब्रिटिश न्याय की सर्वश्रेष्ठता मैंने सिद्ध कर दी है। खेड़ा की जनता यह समझ चुकी है कि यदि हमें दुख सहन करने की शक्ति है तो खरी सत्ता राज सत्ता न होकर लोक सत्ता है। यह समझ जाने के कारण वे साम्राज्य को गाली और श्राप दे रहे थे, लेकिन उस साम्राज्य के बारे में उनके मन का द्वेष कम हुआ और वैसे ही जिस राज सत्ता ने सविनय अवज्ञा, कायदे भंग को चलने दिया, वो सत्ता लोकमत को पूरी तरह से नकारने वाली नहीं हो सकती, ऐसा उन्हें विश्वास हुआ। इसलिए मैं समझता हूँ कि चंपारण और खेड़ा में मैंने जो कार्य किया वो एक तरह से मेरी युद्ध के काम में मदद ही थी। इस तरह के काम यदि आप बंद रखने को कह रहे होंगे तो आप मुझे सांस दबाकर रखने के लिए कह रहे हैं, ऐसा मैं समझूंगा। शस्त्र बल से नहीं तो आत्मबल और प्रेम बल के मेरे प्रयत्नों को यदि सफलता मिली तो मुझे विश्वास है कि हिंदुस्तान पर बुरी नज़र डालने वाली हर ताकत का सामना कर सकेगा। शस्त्र बल से नहीं तो आत्मबल और प्रेम बल के मेरे प्रयत्नों को यदि सफलता मिली तो मुझे विश्वास है कि हिंदुस्तान उस पर बुरी नज़र डालने वाली हर ताकत का सामना कर सकेगा। इसलिए दुख सहन करने की सनातन नीति को अपने जीवन में
प्रतिबिंबित करने के लिए मैं मेरी आत्मा को नित्य पाठ देता रहूँगा और इसी नीति को अपनाने के लिए अन्य लोगों को भी आमंत्रित करूँगा। और यदि मैं अन्य किसी कार्य में भाग ले रहा हूँ तो इसी नीति की अद्वितीय श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए ही है। आखिर में मुझे आपसे प्रार्थना करनी है कि मुसलमानी राज्यों के विषय में स्पष्ट आश्वासन देने के लिए आप प्रधानमंडल को सूचित करें। आपको मालूम है कि प्रत्येक मुसलमान को उसकी चिंता है। मैं खुद हिंदू हूँ, इसलिए मैं मुसलमानों की भावनाओं के प्रति बेपरवाह नहीं रह सकता। उनके दुख वो हमारे दुख हैं। इन मुसलमानी राज्यों के अधिकारों को धक्का न लगाने से, उनके धर्म स्थानों के बारे में उनकी भावना को दुखी न करने से और हिंदुस्तान की होम रूल की मांग को स्वीकार करने से ही साम्राज्य का संरक्षण होगा। ये पत्र मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं अंग्रेज़ों का चाहता हूँ और जो राजनिष्ठा अंग्रेज़ों में बसती है वो ही प्रत्येक हिंदी व्यक्ति में जागृत करने की मेरी इच्छा है। ये आखिरी जो लाइन है उसमें बापू ने स्पष्ट होम रूल की जो मांग थी उसको स्पष्ट रूप से इसमें लिखा है। एक बार फिर से हम उसको देखेंगे। तो इसमें उन्होंने कहा है कि प्रत्येक मुसलमान को उसकी चिंता है। मैं खुद हिंदू हूँ, इसलिए मैं मुसलमानों की भावनाओं के प्रति बेपरवाह नहीं रह सकता। उनके दुख वो हमारे भी दुख है। इन मुसलमानी राज्यों के अधिकारों को धक्का न लगाने से, उनके धर्म स्थानों के बारे में उनकी भावना को दुखी न करने से और हिंदुस्तान की होम रूल की मांग को स्वीकार करने से ही साम्राज्य का संरक्षण होगा। ये पत्र मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं अंग्रेज़ों का चाहता हूँ और जो राजनिष्ठा अंग्रेज़ों में बसती है, राजनिष्ठा वही प्रत्येक हिंदी व्यक्ति में जागृत करने की मेरी इच्छा है। और इससे ये अध्याय रिक्रूट भर्ती का समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।